हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, देन फर्दर इसके टाइप्स क्या-क्या हैं, देन इसका मैनेजमेंट क्या है, इसको हम कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कैसे इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती क्या है। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कोई भी वो ब्लीडिंग हो रही है जेनिटल ट्रैक्ट से जो अपने नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे डेविएटेड है। तो वो किस-किस चीज़ में डेविएट हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में वो डेविएट हो सकती है, उसकी रेगुलरिटी में डेविएट हो सकती है, उसकी ड्यूरेशन में डेविएट हो सकती है और उसकी क्वांटिटी में डेविएट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में डेविएट होने का मतलब है कि या तो उस वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रही है, जैसे एमेनोरेया की बात करते हैं, या फिर जो हम नॉर्मल जैसे हम डेज़ की बात करते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल होता है कि 24 से 38 डेज़ की जो साइकिल होती है, ठीक है? उसको हम नॉर्मल बोलते हैं कि या तो 24 से 38 डेज़ में जो भी साइकिल चल रही है, मतलब मेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और या फिर अब बात करें कि अगर वो 24 डेज़ से कम हो जाए तो उसको हम फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या फिर 38 डेज़ से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? तो अब फिर रेगुलरिटी की बात करते हैं। तो रेगुलरिटी में होती है कि कितने दिन का मेंस हो रहा है, मतलब शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन की जो बात होती है वो कितने दिन का हो रहा है, ठीक है? तो उसकी जब बात करेंगे तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि 7 से 9 दिन का होता है, ठीक है? और 7 से 9 दिन से मतलब 7 से 9 दिन या उससे बराबर या उससे कम रहे तो उसको हम बोलते थे रेगुलर मेंस हो रहा है। और अगर 7 7 या 7 से ज़्यादा दिन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो इर्रेगुलर है। फिर जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो की बात करते हैं, तो नॉर्मल जो फ्लो होता है वो 8 दिन या 8 दिन के बराबर हो सकता है, 8 दिन से कम या 8 दिन के बराबर है तो उसको नॉर्मल फ्लो बोलते हैं। अगर 8 दिन से ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसको हम प्रोलॉन्ग फ्लो बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कितना वॉल्यूम लॉस होना चाहिए। तो नॉर्मल जो वो ब्लड लॉस होता है एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 5 से 80 एमएल होता है। तो नॉर्मली मतलब 35 एमएल। तो अगर 5 एमएल से कम हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि लाइट ब्लड लॉस हो रहा है। अगर 80 एमएल से ज़्यादा हो रहा है तो हैवी ब्लड लॉस, उसको हम बोल देते हैं। तो फिर अब इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इसी से ये टर्म निकल के आया एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, कि वो एब्नॉर्मल हो रहा है, यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है वो एब्नॉर्मल हो रही है। तो उसको क्लासिफाई कैसे किया? तो उसको क्लासिफाई किया गया पाम कॉइन क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो जो पाम कॉइन क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफाई करती है किसको, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को। ये क्लासिफिकेशन किसने दी? ये क्लासिफिकेशन फीगो ने दी। तो फीगो क्या है? फीगो जो अपनी इंटरनेशनल फेडरेशन है गायनी एंड ऑप्स की, तो वहाँ से क्लासिफिकेशन निकल गई। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एयूबी में होता क्या क्या है। तो एयूबी में सबसे पहले आ रही है कि इसकी क्लासिफिकेशन कौन है, पाम कॉइन क्लासिफिकेशन। तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चर मतलब वो यूट्रस से रिलेटेड है, और नॉन स्ट्रक्चरल मतलब वो यूट्रस से बाहर से है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब जो यूट्रस के स्ट्रक्चर मतलब उसके स्ट्रक्चर में रिलेटेड है, नॉन स्ट्रक्चर मतलब वो थोड़ी अलग चीज़ से रिलेटेड है, मतलब उसके स्ट्रक्चरली रिलेटेड नहीं है, वो बाहर से रिलेटेड है थोड़ा। तो अब बात करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें स्ट्रक्चरली आता है PALM। तो P फॉर पॉलिप। अब पॉलिप की बात करते हैं तो ये आउटग्रोथ होती है, कोई भी आउटग्रोथ जो बोलते हैं कि यूट्रस के अंदर हो रही है। फिर हम बात करते हैं एडिनोमायोसिस। तो एडिनोमायोसिस क्या है? तो एडिनोमायोसिस की जब हम बात करते हैं तो जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होता है उनका एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है? तो जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स और या फिर स्ट्रोमा का एक्सटेंशन किसके अंदर हो जाता है? मायोमेट्रियम के अंदर। मतलब नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर जब पहुंच जाती है तो उसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। फिर हम लियोमायोमा बोलते हैं। तो लियोमायोमा का मतलब होता है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन्स होती है उसके अंदर। तो एक तरह से मायोमा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आउटग्रोथ होगी, ठीक है? तो मतलब एक तरह से आउटग्रोथ हो रही है इसमें लियोमायोमा में। फिर मैलिग्नेंसी की बात करते हैं, तो मैलिग्नेंसी एम फॉर मैलिग्नेंसी या फिर हाइपरप्लेजिया मतलब एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया। फिर हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कॉज में। नॉन स्ट्रक्चरल में सबसे पहले आता है कोगुलोपैथी। तो कोगुलोपैथी मतलब कोई भी कोगुलोपैथिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे हम बात करें ल्यूकेमिया हो गया, कोई भी किसी को क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो गई, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे हम बात करें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, या फिर वॉन बिलियन डिजीज़ है अपनी, ठीक है? वॉन बिलियन डिजीज़ है। तो इन सब चीज़ों की बात करी। फिर हम बात करते हैं ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। तो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एयूबी का। तो अब यहाँ पे क्या था, इसमें क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अपना हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है उसमें थोड़ा डेविएशन हो जाता है। तो हम इसमें कौन कौन से डिजीज़ आते हैं अपने, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ गया अपना, थायराइड डिसफंक्शन आ गया अपना, फिर ओबेसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। फिर एंडोमेट्रियल कॉज आ गया। तो एंडोमेट्रियल कॉज के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल कॉज होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली
जो मतलब यूट्रस के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी अपन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो होना लाइक जो अपना हम बात करते हैं कि पीजीई और पीजीएफ 2 अल्फ़ा उनमें थोड़ा अल्टरनेशन आ जाएगा, या फिर जो फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो जब फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ से ज़्यादा फिब्रिनोलाइसिस होगा, तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर हम बात करें किसकी, आई फॉर इट्रोजेनिक। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब ऐसे किसी कॉज जो मतलब मेडिकली रिलेटेड है, मेडिकली रिलेटेड मतलब यहाँ पे क्या होगा कि किसी वुमेन को जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाए, जैसे हमने बात करी कॉपर टी वगैरह लगाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसको कोई दूसरी डिजीजेस हो गई, मतलब हम बात करें कि यहाँ पे क्या होगा कि उसको पीआईडी वगैरह इन सब चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी वजह से जो हो रहा है वो इट्रोजेनिक में आ जाता है। और फिर जो कोई भी ऊपर क्लासिफिकेशन नहीं है तो उसमें कौन सा आ रहा है, एन, नॉन अदरवाइज क्लासिफाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें इसको हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई वुमेन हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो उसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, और उसमें उसका कॉज क्या है, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन। तो ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन किस में आता है, वो आता है नॉन स्ट्रक्चरल कॉज में। तो यहाँ पे उसको कैसे लिखेंगे अपन, AUBO। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है AUB का। तो मोस्ट कॉमन कॉज है AUB का वो क्या है, पॉलिप। अब पॉलिप की बात करिए, यूट्राइन जो कैविटी उसके अंदर आउटग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको कैसे हम लिखेंगे, AUBP। फिर हम बात करते हैं कि हम इसको मतलब यहाँ पे पूरा क्या पूरा ही इसका एक समराइज वे आ गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉज में क्या आ गया, पामगोइंग क्लासिफिकेशन के, पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, मेलिग्नेंसी। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलिप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ये यूट्राइन कैविटी, इसके अंदर आउटग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये क्या अपना पॉलिप हो गया। फिर एडिनोमायोसिस जिसे देख पा रहे हैं, जो अपना मतलब जो एंडोमेट्रियल टिश्यू वो कहाँ चला गया, मायोमेट्रियम में चला गया। फिर लियोमायोमा जैसे ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आउटग्रोथ हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर हम बात करें मेलिग्नेंसी, तो मेलिग्नेंसी में यहाँ पे जैसे CA सर्विक्स वगैरह इन सब चीज़ों की बात करें तो उसमें भी अपना एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, नॉन स्ट्रक्चरल को। तो नॉन स्ट्रक्चरल को में कोगुलोपैथी की जैसे हमने बात की, तो यहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फिब्रोलाइटिक एक्टिविटी वगैरह बढ़ गई, ओवुलेटरी डिस्फंक्शन जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये किस में देखने को मिल रहा है, PCOS वगैरह में देखने को मिल जाता है। फिर एंडोमेट्रियल कॉज, तो यहाँ पे क्या होगा कि एंडोमेट्रियम में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह आने लगे, तो उसकी बात कर ली हमने यहाँ पे। तो फिब्रोलाइटिक एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे बढ़ गई। फिर हाइड्रोजेनिक कॉज, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी इस वुमन को कॉपर टी लगाया तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है। फिर यहाँ पे नॉन अदरवाइज क्लासिफाइड, ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब जो AUB होती है हम उसको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक तो एक्यूट AUB मतलब एक्यूट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, और एक क्रोनिक। तो क्रोनिक में अगर किसी वुमेन को 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा की अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन क्रोनिक AUB में क्लासीफाई करते हैं। एक्यूट वाली जो AUB होती है उसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती है वो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव एज मतलब 18 to 40 ईयर्स के अराउंड, ठीक है, और उसके बाद वो वुमेन नॉन प्रेग्नेंट होनी चाहिए। और अब यहाँ पे अपन इसके लिए हमको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी। इंटरवेंशन मतलब यहाँ पे हमको डॉक्टर को क्या होता है कि वहाँ पे हमको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। क्यों स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, हैवी ब्लड लॉस हो रहा है। अब हैवी ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए अगर नहीं प्रिवेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस वुमेन को एनीमिया वगैरह भी ये सब चीज़ें हो सकती है। क्या हो सकता है, उस वुमेन को एनीमिया वगैरह हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की बात की। अब इसको क्या मतलब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, तो इसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपन उस वुमेन का हिस्ट्री वगैरह लेंगे। तो हिस्ट्री में एज वगैरह पूछेंगे, उसका मतलब ये पूछेंगे कि आपको फर्स्ट मेंस कब आया था। जैसे फर्स्ट मेंस की हम बात करते हैं उसको मेनार्क बोलते हैं। तो वहाँ पे फिर पैरिटी पूछते हैं कि कितने बच्चे आपके हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें। तो अपन बात करेंगे कि वो ड्यूरेशन क्या है, जैसे हम एक्यूट है या फिर क्रोनिक है। एक्यूट क्रोनिक की हम बात कर चुके हैं। फिर उसकी जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, उसकी रेगुलरिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वॉल्यूम वगैरह, ये सब चीज़ों की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। तो जो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है मतलब हम बात करें कि इंटरकोर्स के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पॉलिप वगैरह की वजह से थोड़ा ज़्यादा चांसेस देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे CA सर्विक्स में भी देखने को मिल जाती है। तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो देखेंगे पैलर वगैरह तो नहीं। अब पैलर वगैरह किस चीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्रोनिक जो AUB होती है उसमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फिर PCOS का कोई साइन तो नहीं है, नहीं तो फिर वो कहाँ चल जाएगा, AUBO में चला जाएगा, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन वगैरह। फिर वहाँ पे हम उसको उसका स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें सर्विक्स वजाइना को देखा जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, हम उसका लैब टेस्ट करते हैं जिसमें अपन CBC वगैरह कर लेते हैं, CBC कर लेते हैं, ब्लीडिंग टाइम कर लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT वगैरह कर लेते हैं, TSH वगैरह टेस्ट करते हैं, CBC वगैरह मतलब सारी चीज़ें करते हैं, उसका पूरा ब्लड प्रोफाइल हम ले लेते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर चीज़ें आती है अपनी सर्वाइकल साइटोलॉजी, मतलब सर्विक्स का जो अपन देखते हैं कि वो उसका पूरा मतलब सेल्स वगैरह वहाँ पे मतलब सीधा सीधा है कि सर्वाइकल कोई भी वो डिजीज़ ना हो। जैसे अपन बात करें कि CA सर्विक्स वगैरह उन सब चीज़ों के देखने के लिए अपन बात करते हैं। तो फिर वहाँ पे USG वगैरह भी अपन कर लेते हैं।
फिर वहाँ पे एंडोमेट्रियल की सैंपलिंग वगैरह करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी कर लेते हैं, एमआरआई वगैरह कर लेते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है। तो अब जो एक्यूट वाली जो है, एक्यूट वाला एयूबी है किसी को, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, सीधा सीधा है कि उस वुमेन को अपन जैसे कि जो दवाइयाँ वगैरह दे सकते हैं, जैसे हम बात करें ट्रेनेक्सिमिक एसिड वगैरह, वो सारी चीज़ें अगर दे सकते हैं। अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन अपन वहाँ पे उस वुमेन को दे सकते हैं। फिर अब जैसे हम बात करें कि क्यूरेटेज कर सकते हैं, यूट्राइन क्यूरेटेज कर सकते हैं वहाँ पे। फिर क्रोनिक वाले की जब हम बात करते हैं, तो क्रोनिक वाले में के अंदर क्या करते हैं कि वहाँ पे हम उसका बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि है ना, ज़्यादा अब लंबे टाइम से, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो एनीमिया को अपन कॉज, मतलब उसका एनीमिया को कॉज करने के लिए दे सकते हैं। तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, उसको ओरल आयरन वगैरह दे सकते हैं। फिर अपन उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन वगैरह वो सब कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन में जैसे किसी वुमेन को पीसीओएस वगैरह है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, उसको हम बात करेंगे कि वेट रिडक्शन वगैरह कीजिए, आपकी डाइट थोड़ा अच्छी लीजिए, फिर एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर बाकी सारी चीज़ें इसमें डेफिनेटिव, मतलब बात करें तो ये ओवरऑल इसका मैनेजमेंट हो गया। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।